हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। और आज का जो सेशन हम लाए हैं आपके लिए, ये अभी सीडीएस और एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 16 अप्रैल 2023 को, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट, हम वही क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो क्या आपको पता है कि एनडीए का मार्किंग स्कीम क्या है? तो मैथ्स में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 नंबर के। जीएटी इंग्लिश होता है 50 क्वेश्चन 200 नंबर का। जीके होता है 100 क्वेश्चंस 400 नंबर का। और सीडीएस में जो होते हैं 200 नंबर के 3 पेपर होते हैं, जीएस का, इंग्लिश का और मैथ्स का। तो आज इससे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पूछे गए हैं सीडीएस में, वो हम देखेंगे आपके लिए। कि पहला क्वेश्चन आप है कि नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? ऑप्शन ए है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सी है केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, डी है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से कौन सा, जहाँ पे नामीबिया से लाए गए चीतों को मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन 17 सितंबर को इनको लाया था और कहाँ पे छोड़ा है? तो ये है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन सबको छोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर है। डी आपका सही आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। इनमें से कौन 2022 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, सी है क्लाउस हैसलमैन, डी है एंटोन जिलिंगर। तो इसमें से पूछा गया है कि किसे ये प्राइज़ नहीं मिला है। तो जो ये क्लाउस हैसलमैन हैं, इनको छोड़ के एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर, इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्लाउस हैसलमैन है, जो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये भौतिकी का विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है। तो ये सीडीएस में प्रश्न पूछे गए हैं आपके। फिर है आपका दिवस से जो है क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। तो आप देख सकते हैं सूची 1 में दिवस दिया गया है, सूची 2 में तारीख है। पहला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता है कि ये 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। तो ए का 3 हम मैच कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को। तो ये आपका जो सही आंसर है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 2। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सीडीएस में पूछे गए प्रश्न हैं, जो देख सकते हैं कि कितने कैसे प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। फिर है आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रकाशित प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक पीजीआई में निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र का स्थान शीर्ष 5 में शामिल नहीं है? तो केरल, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब है जो टॉप 5 में है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है टॉप 5 में रैंकिंग में नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक पीजीआई में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों और विचार की जो अभिनेत्री को पहचानिए। तो इनके बारे में एक डिटेल दिया गया है, फिर इसमें आपको पहचानना है कि ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री है, निर्देशक और निर्माता है तथा कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया और वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2001 तक उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय आजीवन योगदान को देखते हुए उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना डिटेल देने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप सिर्फ अगर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया है, इसमें आपको वैजयंती माला, वहीदा रहमान और माला सिन्हा। तो ये भी आशा पारिक जी को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। लेकिन इनके बारे में एक डिटेल कहानी दे दिया गया है इस अभिनेत्री को पहचानने के लिए। तो ये तरीका है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का। नेक्स्ट है कि यूएन 2023 जल सम्मेलन का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जो है ये कहाँ हुआ है? जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में सतत विकास के विषय के साथ आयोजित हुआ। तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के बारे में डिटेल देख सकते हैं। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र के 50 वर्षों में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में सतत विकास के लिए जल विषय के साथ आयोजित हुआ है।
और विश्व जल दिवस जानते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है कि इस पे महासचिव द्वारा जल कार्रवाई दशक 2018 से 2028 में निर्धारित दशक के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह आयोजित हुआ है। जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ने कहा कि सतत विकास के लिए पानी के लिए कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय दशक के प्रति देश की प्रतिबद्धता अटूट है। तो ये न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट सीडीएस का प्रश्न देख रहे हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। श्री द्वारा रचित टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। तो ये आपका सही है। टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी से अनुदित पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो 1 और C दोनों ही सही है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है ये 26 मई 2022 को भारतीय लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री को अपने हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक, तो इंग्लिश में इसको अनुवाद करने वाली का नाम डेजी रॉकवेल है, को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए पुरस्कार जीता है। रेत समाधि एक 80 वर्ष की विधवा की कहानी है जो भारत और पाकिस्तान में वर्ष 1947 के उथल पुथल वाले विभाजन के दौरान परंपरा को त्यागने और अपने अनुभवों को भूतों का सामना करने का साहस करती है। तो यही इस बुक में है। तो ये डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को मतलब ये अवार्ड मिला गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट है सीडीएस का प्रश्न जो देख रहे हैं, करंट अफेयर से पूछा गया। गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण जो कि द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य अभ्यास बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज है, अभी हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के विशेष बलों के बीच किया गया है? तो ऑप्शन है जापान, बी है इंडोनेशिया, सी भूटान या म्यांमार। तो ये जो अभ्यास अभी हुआ है गरुड़ शक्ति, ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देख सकते हैं गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में हुआ है। भारतीय और इंडोनेशिया विशेष सैन्य बल के मध्य संस्करण 8वां दोनों सेनाओं को एक दूसरे के बेहतर ढंग से जानने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आतंकवादी अभियानों तथा शांति अभियानों का मुकाबला करने की सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पहली टुकड़ी वॉल वुमेन कॉन्टिजेंट की तैनाती करने वाला विश्व में पहला देश, यह मिशन किस देश में परिचालित किया गया है? ऑप्शन है लाइबेरिया, बी है सूडान, सी बुरुंडी, डी क्रोएशिया। तो ये जो किया गया है ये सूडान में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो भारत में सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र भारत के अस्थायी मिशन के अनुसार वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला दस्ते की तैनाती के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की भारत की यह सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। तो इससे पहले एक बार लाइबेरिया में भी महिला दस्तों की तैनाती की गई थी। 2 अधिकारी और 25 अन्य रैंक के अधिकारियों सहित यह भारतीय दस्ता UNISF कार्य दल का हिस्सा होगा। सूडान के अबई क्षेत्र में इस दस्ते की तैनाती होगी। इस दस्ते को उत्तर तथा दक्षिण के बीच के टकराव वाली सीमा की निगरानी का कार्य करना और मानवीय सहायता प्रदान करने में सुविधा पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है। तो ये क्वेश्चन फिर देखेंगे, किस देश ने फीफा विश्व कप पुरुष सबसे अधिक बार जीता है? ये नहीं पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो कतर में, और इसमें जो जीतने वाली टीम थी वो अर्जेंटीना थी। तो अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार जीता है पुरस्कार। किसको हराया था? फ्रांस को। लेकिन सबसे अधिक बार किसने फीफा विश्व कप जीता है? तो आपका सही ऑप्शन है ब्राज़ील ने। तो ब्राज़ील ने अब तक कितनी बार जीता है? तो यह 5 बार जीता है। पहला फुटबॉल फीफा विश्व कप पुरुषों के लिए 1930 में खेला गया, जिसके फाइनल में उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर मैच जीता था। शुरुआत में इसे जूल्स रिमेट ट्रॉफी कहा जाता है। महिलाओं के फीफा टूर्नामेंट की शुरुआत 1991 में हुई थी। फ्रांस अब तक 2 बार 98, 2018 में फीफा विश्व कप विजेता बना है। लेकिन ब्राज़ील अब तक सर्वाधिक 5 बार वर्ष 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 में यह खिताब पुरुष टूर्नामेंट में जीत चुका है। तो प्रश्न पूछने का तरीका देख सकते हैं कि ये प्रश्न फीफा को ही लेके पूछा गया, लेकिन पूछा गया कि सबसे अधिक बार किसने ये खिताब जीता है। तो ये यूपीएससी का पैटर्न है प्रश्न पूछने का।
अब है यूपीएससी के सीडीएस की परीक्षा में देख रहे हैं करंट अफेयर का ये प्रश्न, इनमें से किन्हें उद्यमिता दृष्टिकोण श्रेणी एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ष 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो प्रश्न है हमने पिछले अपने वीडियो पुरस्कार और सम्मान वाले में किया था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किसे ये अर्थ पुरस्कार मिला है। तो ईला भट्ट, अमिता दास गुप्ता, पूर्णिमा देव वर्मन या वंशिका परमार। तो सही आंसर है आपका पूर्णिमा देव वर्मन, तो ऑप्शन सी। तो इन्हें ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है। भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यूएनएपी ने वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव के लिए उनके योगदान के लिए प्रदान किया है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम सीडीएस का, जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो जो नेपाल के साथ हम लोग क्या करते हैं, सूर्य किरण, तो इसका नाम जो है भारत नेपाल की सेनाओं के मध्य हुआ है। ये नेपाल आर्मी सलझंडी नेपाल में हुआ सूर्य किरण। संप्रीति जो होता है ये बांग्लादेश के साथ होता है, ठीक है। मित्र शक्ति जो है हमारा श्रीलंका के साथ होता है। तो ये देख सकते हैं हम। तो अब है 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किए गए संकल्प में वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वन मनाने का निर्णय लिया गया? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसके लिए मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इस बार ये मिलेट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो आपने देखा कि सीडीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया है। कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधित्व उपस्थित हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के जश्न को आगे बढ़ाएगा और पौष्टिक अनाज की खेती और सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने मोटा अनाज वर्ष के आयोजन हेतु भारत का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सराहना की है। तो ये भारत का ही ये प्रस्ताव था जिसको संयुक्त राष्ट्र ने माना है और 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा, बाजरा वर्ष 2023। तो ये था आपका प्रश्न। एक और है जो देखिए जिसमें सूची 1 में पुस्तक का नाम है और किसके लेखक का नाम है। तो इन सभी को अभी ये साहित्य पुरस्कार मिला है। तो भूल साहित्य कहानी संग्रह तुमरी के शब्द कविता संग्रह इनको बद्री नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का साहित्य मिला है। अलेखू अम्बा नाटक जो है ये कमल रंगा राजस्थानी में ये अवार्ड मिला है। तो बी का 3 और डी का 1, बी का 3 और डी का 1 देख सकते हैं। तो ए का 4 भूल सत्य मनोज कुमार गोस्वामी है और 6 रूपक जो है वीना गुप्ता का है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। तो अंग्रेजी में अनुराधा रॉय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। हिंदी में बद्री नारायण तुमरी के शब्द कविता संग्रह के लिए मिला है और राजस्थानी में कमल रंगा को मिला अलेखू अम्बा नाटक के लिए। तो साहित्य अकादमी से भी यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आप हमने ये देखा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब एनडीए के कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि अभ्यास सी विजिल 22 एक्सरसाइज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारी का आकलन करना है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यूएसए और जापान की नौसेना भी इस अभ्यास में शामिल हुई। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो यूएसए और जापान की नौसेना इसमें शामिल नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन गलत है कथन। तो ओनली ऑप्शन 1 जो है आपका सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो सी विजिल जो अभ्यास हुआ है इसका आयोजन 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास हुआ है। इसमें संयुक्त अभ्यास था भारतीय तटरक्षक बल का, भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात और अन्य हितधारक के मध्य। इसका तीसरा संस्करण है। सी विजिल की अवधारणा भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करने के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न एनडीए का देखिए पूछा गया है कि कौन सा वर्ष 2022 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो सीडीएस में पूछ लिया गया है, भौतिकी शास्त्र में, इसमें रसायन शास्त्र के बारे में पूछ लिया गया है कि कौन इसमें प्राप्त करता नहीं है। तो कैरोलिन आर बटोरजी को मिला है, मॉर्टन मेल्डल को भी मिला है और के बेरी शार्पलेस को भी रसायन शास्त्र का नोबेल मिला है, लेकिन बेंजामिन लिस्ट इस लिस्ट में नहीं है। तो बी आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सेना अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया है, उत्तराखंड में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फिर है, हाल ही में इसरो द्वारा प्रमोचित लॉन्च्ड किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये पहला निजी तौर पर रॉकेट जो लॉन्च किया गया ये कौन सा है? ये विक्रम एस है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम एस को 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है और विक्रम एस को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। और ये स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है। और निजी क्षेत्र के लॉन्च की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया। इस मिशन के तहत विक्रम एस उपकक्षीय उड़ान में 3 उपग्रहों को ले गया, जिसमें एक विदेशी भी था। तो विक्रम एस जो है निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम एस को 18 नवंबर को लॉन्च किया गया था, आप देख सकते हैं। और स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी भी बन गया है भारत का। फिर है, ये चिन्हित करने के इस मिशन का नाम क्या रखा गया? प्रारंभ। और विक्रम एस उपकक्षीय उड़ान में 3 उपग्रहों को जिसमें एक विदेशी भी है। तो इसके संस्थापक विक्रम भाई साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में स्काई रूट के प्रक्षेपण यानों का नाम विक्रम रखा गया है एवं विक्रम एस रॉकेट सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल है। फिर है, एनडीए के प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया है? तो ये है मोढेरा, गुजरात का। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो ये एनडीए में प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। फिर है आपका, किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वोत्तम झांकी चुना गया है? तो ये है ऑप्शन उत्तराखंड की जो झांकी है उसको सर्वोत्तम झांकी चुना गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, उत्तराखंड ए। ठीक है। तो भारत ने 26 जनवरी 2023 को अपना 74 गणतंत्र दिवस मनाया। इस गणतंत्र दिवस परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली आदि कार्यक्रम के साथ मनाया गया है। इस सैन्य परेड और गतिविधियों सहित कई रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार शामिल हुए हैं। मिस्र की सेना के एक सैन्य दल ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी की है। और अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है भारत और मिस्र। और वर्ष 2022-23 में G20 भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र के एक अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा की गई है। अलग अलग प्रणाली में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा, दूसरा माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सार्वजनिक वोट के माध्यम से यह परिणाम घोषित किया गया है। और पैनल के मूल्यांकन के आधार पर तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी है। फिर है CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी CRPF मार्चिंग टुकड़ी है। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां हैं, जो उत्तराखंड का मानस खंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पे है उत्तर प्रदेश का अयोध्या दीपोत्सव। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग के द्वारा है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। और ये विशेष पुरस्कार जो मिला है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जैव विविधता संरक्षण के लिए वंदे मातरम डांस ग्रुप को। ये आपका एनडीए का जो करंट अफेयर से प्रश्न जो पूछा गया है, अंतिम प्रश्न है, UNCOP27 शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो UNFCCC COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र का यहाँ पे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन अफ्रीका में 5वीं बार आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन 2 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का केंद्रीय बिंदु जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम को देखना है। तो ये COP27 शिखर सम्मेलन जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए और सीडीएस में करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो यह आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये यूपीएससी ने इस पर देखे किस तरीके से प्रश्न पूछा है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और यूँ ही हमारा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।